स्टोइकियोमेट्री। देखो यार, स्टोइशियोमेट्री आप सभी को क्लियर है, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री की स्पेलिंग लिख देते हैं, ठीक है, इसको आई समझ लेना, परफेक्ट। तो देखो यार, स्टोइशियोमेट्री हमें पता है कि यार ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो डील करती है विद दी केमिकल रिएक्शंस। जो भी केमिकल रिएक्शंस में डाटा होता है उसको यूज करके फाइंड आउट करते हैं कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कितना रिएक्टेंट यूज होगा, राइट। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास में A+2B है जो मुझे C+D देता है, तो बेसिकली आप अब इस रिएक्शन को देखकर, क्योंकि अब हमें मोल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, मोल्स हम यूज करना सीख चुके हैं, तो स्टोइशियोमेट्री को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर आप स्टोइशियोमेट्री की यहाँ पर बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि यार जब एक मोल मेरा A का यूज होता है तो भाई मेरे 2 मोल B के यूज होते हैं, है ना, और मेरा 1 मोल C फॉर्म होता है और मेरा 1 मोल D फॉर्म होता है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इतनी सी इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अगर आपको इस तरह से ना देकर कोई ऐसे बोल दे कि यार आपके पास ना A है, फिर 2B है और फिर C है और D है, ठीक है, अब आपको बोल दे कि ये आपके पास में 20 ग्राम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि B कितना यूज होगा। अगर ये 20 ग्राम है तो B कितना यूज होगा, कैसे करेंगे ये बात, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो हमें जानना है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे लोग मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, इस तरह के सारे रिलेशंस डिस्कस करते हैं। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगी, बट आई वुड एडवाइस यू कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ना मोल से करना सीखें। अगर शुरू से मोल से करने की प्रैक्टिस होगी तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। देखो, अगर मेरे को यहाँ पर 20 ग्राम्स बोला है ना, तो ये 20 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा है, तो अगर मेरे पास इसका मोलर मास होता तो मैं इसके मोल्स निकाल लेती, है ना। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि जब इसका 1 मोल यूज होता है तो इसके 2 मोल्स यूज होते हैं। लेट अस से इसके मोल्स कुछ 0.2 आ गए कैलकुलेट करके, तो अगर इसके 0.2 मोल्स यूज होंगे तो बी के कितने मोल्स यूज होंगे, बी के तो 0.4 यूज होने चाहिए ना। ये है स्टोइशियोमेट्री, इसे कहते हैं स्टोइशियोमेट्री और इसे कहते हैं यूज करना इसमें कॉन्सेप्ट को। तो ये तो मैंने आपको किससे समझाया, मोल से बताया, ठीक है। अब इसी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रिलेशनशिप्स आते हैं, अब आप वो भी समझ लो, क्योंकि अब हम जब कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें समझनी है। फर्स्ट क्या होता है, मास रिलेशनशिप होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं मास रिलेशनशिप क्या होता है। मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप में क्या होता है, समझो, मैंने आपको बोला कि H2 है प्लस Cl2 है, ये मुझे HCl देता है। और एक बात मैंने बताई थी, हम जब मोल कॉन्सेप्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं यार, जब हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमें बैलेंस रिएक्शन चाहिए। तो क्या ये बैलेंस्ड है, बिल्कुल नहीं, एटम्स दोनों साइड सेम नहीं है, बैलेंस कर दो इसको, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, अब मेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अगर अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि इसका 2 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा है, H2 का 2 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे बताओ कि Cl2 का कितना मास रिएक्ट करेगा, या फिर मुझे बताओ कि HCl कितना फॉर्म होगा, ठीक है। 2 फिर इजी हो जाएगा, इसे ना मैं 4 ग्राम्स बोल देती हूँ, ठीक है। अगर 4 ग्राम्स H2 रिएक्ट करेगा तो कितना Cl2 फॉर्म रिएक्ट करेगा और कितना HCl फॉर्म होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, मुझे एक चीज तो पता है, इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि H2 2 ग्राम्स, जब 2 ग्राम H2 रिएक्ट करता है तो Cl2 71 ग्राम्स, तो भाई 71 ग्राम Cl2 रिएक्ट करता है। ये समझ आ रहा है, मास से मास को रिलेट किया, जब 2 ग्राम H2 रिएक्ट करता है तो 71 ग्राम Cl2 रिएक्ट करता है। अगर 1 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा तो 71/2 ग्राम Cl2 रिएक्ट करेगा। अगर 4 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा तो 71/2 इंटू 4 विच इज 2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो यार 142 ग्राम्स Cl2 रिएक्ट करेगा। ये होता है मास रिलेशनशिप। अगर ये समझ आया तो मुझे जल्दी से बता दो कि कितना मास ऑफ HCl फॉर्म होगा, कितना HCl फॉर्म होगा। सेम जैसे हमने ये किया था वैसे हम वो करेंगे। क्या, अगर 2 ग्राम H2 रिएक्ट करता है तो HCl क्या है, 35 + 1 36.5 इंटू 2 ग्राम्स, है ना, ये ध्यान रखना है। तो 36.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 5 to 10 हो गया।
यहाँ पर 6 2 12 13, तो 3 1 और 3 2 6 और 1 7, यानी कि 73 ग्राम्स HCl फॉर्म होता है जब 2 ग्राम रिएक्ट करता है ना। तो अभी तो 4 कर रहा है, डबल कर रहा है, तो वो कितना फॉर्म होगा, डबल फॉर्म होगा ना, यानी कि 73 इंटू 2 विच इज इक्वल टू वॉट 326 और ये 14 146 ग्राम्स जो है वो मेरा HCl फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आप मास मास रिलेशनशिप यूज करना चाहते हैं, राइट। तो ये तो हो गया मास मास रिलेशनशिप। सेम इसी क्वेश्चन को आप मोल से भी कर सकते थे, कैसे, चलो अब मैम आपको यहाँ पर मोल से करना सिखा देंगी। अगर हम मोल की बात करते तो क्या होता, H2 प्लस Cl2 मेरे को 2HCl देता है। अब मेरे को 4 ग्राम्स दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मोल्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं मोल्स फाइंड आउट करूंगी तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स हो जाएंगे। यस, तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि यार जब इसका 1 मोल फॉर्म होता है तो इस 1 मोल रिएक्ट करता है, तो Cl2 का भी 1 ही मोल रिएक्ट करता है। अब जब इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो मोल्स ऑफ Cl2 कितने रिएक्ट करेंगे, 2 ही करेंगे, 2 ही करेंगे, है ना। तो अब आपके पास जब मोल आ जाता है तो क्या आप मास निकाल सकते हो, यस, 2 इंटू 71 विच इज अगेन इक्वल टू वॉट, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 142 ग्राम्स। सेम चीज वापस आ गई, पर इस बार आपने मोल से किया, है ना, सेम ही चीज की बट इस बार मोल से की। सेम आप HCl के लिए कर लो, कितने मोल्स ऑफ HCl फॉर्म होंगे जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल फॉर्म होते हैं, है ना। तो जब इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 4 मोल फॉर्म हो जाएंगे, डबल हो जाएगा, तो यानी कि इसके मोल्स 4 होंगे, राइट। तो अब क्या करना है, बस मास के लिए मुझे मोल्स तो है ही मेरे पास 4 इंटू HCl का मोलर मास क्या होता है 36.5, तो इसको 36.5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से आपका मास आ जाएगा कि कितना मास ऑफ HCl जो है वो आपका फॉर्म हुआ, राइट। तो इस तरह से आप मास मास रिलेशनशिप यूज कर सकते हो। अब मास मास रिलेशनशिप यूज कर लिया, अब इसके अलावा एक और रिलेशनशिप भी होता है, वो भी समझा देते हैं। नेक्स्ट इज योर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लिख देते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये हो जाएगा भाई मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये क्या कहता है मैम, ये भी समझा दो, समझाएंगे ना, सब समझाएंगे, सब समझ आएगा। अब जब आप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करते हो तो मुझे एक चीज तो पता है, क्लियर है भाई, कि मास तो हर जगह यूज होता है, पर अगर आप वॉल्यूम को रिलेट कर रहे हो तो वो सिर्फ गैस के केस में हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ गैस के केस में हो सकती है। तो अगर मैं बोलूँ H2 है, Cl2 मेरा गैस है, ठीक है, अगेन मैं बोलती हूँ कि ये ना मेरे पास में 4 ग्राम्स है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो यार, जब यहाँ पर अगर आप इसके मास की बात करोगे, जब इसका 2 ग्राम रिएक्ट करता है तो Cl2 गैस है ना, Cl2 गैस है, तो एक ही तो है यहाँ पर, तो कितनी वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है इसके साथ में, 22.4 लीटर्स रिएक्ट कर रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका 2 ग्राम रिएक्ट करता है तो इसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर्स रिएक्ट करती है। अगर मुझे 4 ग्राम दिया है तो 2 करता है तो इतना होता है, 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो 22.4/2 हो जाएगा, और अगर 4 ग्राम करेगा तो 22.4/2 इंटू 4 विच इज 2, और ये आ जाएगा मेरा 844.8 लीटर्स, ठीक है। ये मैंने फाइंड आउट कर दिया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम सिर्फ किसकी हो सकती है, गैस की ही हो सकती है, राइट। तो इस तरह से मैंने कह दिया कि Cl2 की ना 44.8 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम रिएक्ट करेगी जब 4 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा। अब आप बोलोगे मैम इसी को मोल से करना सिखा दो, बिल्कुल। अब आप मैम क्यों बताएंगी, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो ना। अब इसको मोल से ट्राई करो, मोल से अगर हम ट्राई करेंगे तो सेम चीज आएगी, H2 प्लस Cl2 गैस है और ये मेरे को 2HCl देती है, ठीक है। ये मेरे पास 4 ग्राम्स है, मुझे Cl2 की वॉल्यूम बतानी है, तो मैं मोल्स निकाल लेती हूँ। मोल्स निकालूंगी तो फिर से 2 ही आएंगे, राइट। तो जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, जब इसके 2 करेंगे तो इसके भी 2 करेंगे, तो यानी कि मोल्स ऑफ Cl2 जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर किसी भी गैस के वॉल्यूम 2 है, STP कंडीशंस हैं, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हमने फाइंड आउट करना सीखा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 विच इज इक्वल टू 44.8
लीटर्स। तो भाई इस तरह से आप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी यूज कर सकते हो, मोल मोल भी कर सकते हो। मोल मोल कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि हर केस में एप्लीकेबल होता है, नहीं तो मास वॉल्यूम में जब रिलेट करते हैं तो कैलकुलेशंस थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, राइट। इसलिए ट्राई करो कि मोल से ही करने की आदत डाल लो, ठीक है, परफेक्ट। तो इस तरह से हम मास वॉल्यूम रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। इन सब पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, राइट, परफेक्ट। तो अब मैम ये भी समझ आ गया, अब क्या करना है मैम, अब ना थोड़ा सा एक और पार्ट है वो भी समझा दो, क्या, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो बस मास को हटा देते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम। इसको देखते ही मुझे एक बात समझ आ गई, इस बार मैं जिस को रिलेट करूंगी वॉल्यूम वॉल्यूम आएगा, यानी कि गैसेस की बात होनी चाहिए भाई, और कोई बात नहीं चलेगी, राइट। तो चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल, N2 प्लस H2 विल गिव मी व्हाट, NH3। अभी तक मेरी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कर देते हैं, N2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब मेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है मैम। अब ट्राई करते हैं, अगर आपको बोला जाए कि इसकी ना लेटर से इसकी कितनी वॉल्यूम, 44.8 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम है, मुझे बता दो H2 की कितनी वॉल्यूम फॉर्म होगी, ठीक है, सॉरी H2 की कितनी वॉल्यूम रिएक्ट करेगी, रिएक्टेंट साइड है ना, यस। तो क्या करेंगे, बहुत इजी है, अगर इसकी 20, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि जब 22.4 लीटर्स N2 रिएक्ट करता है तो H2 की कितनी वॉल्यूम रिएक्ट करती है, 3 × 22.4 लीटर्स, है ना, यस। तो अगर 22.4 लीटर जब रिएक्ट करता है तो 3 × 22.4 लीटर फॉर्म होता है, सॉरी रिएक्ट करता है, तो 1 लीटर होगा तो 3 × 22.4 अपॉन 22.4, राइट। और अगर 44.8 है तो 44.8 के लिए 3 × 1 × 44.8 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया भाई वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगेन द सेम ड्रिल, अब क्या करना है, बाय मोल्स तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मोल्स करते तो यार सेम ही तो चीज़ थी। यहाँ पे मेरे को पता चल गया इसके 2 मोल्स हैं क्योंकि मैं 22.4 से डिवाइड करती, राइट। तो ये कितने आ जाते हैं मेरे, 2 मोल्स आ जाते हैं। अच्छे से लिख के दिखा देते हैं, जस्ट इन केस अगर नहीं समझ आए तो हमें इसे अच्छे से लिखना है, राइट, परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे 44.8 लीटर्स दिया हुआ है। मोल्स कैसे निकालते हैं, गैसेस का जो भी गिवन वॉल्यूम होती है उसको डिवाइड करते हैं, 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी पे, 22.4 से, राइट। तो इसको मैं 22.4 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पर मेरे मोल्स आ गए 2। मैं देख रही हूँ कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो H2 के 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं, जब इसका 1 तो इसके 3, अगर इसके 2 हैं तो इसके 6 रिएक्ट करेंगे, यस। तो मोल्स ऑफ H2 जो रिएक्ट कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6, राइट। अब आपके पास में गैस के मोल्स आ चुके हैं, तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम, 6 × 22.4। इसको सॉल्व कर लो, उसको सॉल्व कर लो, सेम ही वॉल्यूम आएगी। तो यानी कि जो जो चीज़ें हम मास वॉल्यूम 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 इन सब रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं वो मोल मोल से भी कर सकते हैं। तो वाई टू गेट कंफ्यूज्ड, इजी रखो ना, हर चीज़ को मोल में कैलकुलेट कर लो, काम आसान रहेगा, राइट, परफेक्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें हमें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अज्यूमिंग फुली डिकम्पोज्ड, मैम डिक्टेट कर देती है क्वेश्चन को, आप लोग इसे लिख लो। अज्यूमिंग फुली डिकम्पोज्ड द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट, यानी कि आपके पास में बेरियम कार्बोनेट है BaCO3, ठीक है, और ये 9.85 ग्राम्स आपके पास में प्रेजेंट है। क्या कह रहा है, अज्यूमिंग फुली डिकम्पोज्ड द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम्स ऑफ BaCO3 विल बी, एटॉमिक वेट आपको गिवन है बेरियम का 137,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेरियम का एटॉमिक वेट 137 गिवन है। ठीक है, तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें 137 बेरियम का मास गिवन है, राइट। तो सबसे पहले मुझे ये पूछा गया है कि आपके पास में BaCO3 है, उसको आपने डिकम्पोज किया। तो यार ये रिएक्शन अभी तो नहीं आ रही होंगी समझ, बट ओवर द टाइम जब रिएक्शंस करना सीख जाएंगे, केमिस्ट्री बहुत सारी पढ़ लेंगे तो आने लगेगी। तो इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो BaO + CO2 फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ये आपकी गैस है। तो क्वेश्चन आपको कहता है कि इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और आपको इसका मास गिवन है कि ये आपका 9.85 ग्राम्स है। जब ये डिकम्पोज होता है इतना, तो आपको ये बताना है दैट कितना वॉल्यूम आपका CO2 गैस का फॉर्म हुआ है। तो यानी कि इसकी वॉल्यूम आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। अभी तो हम समझ कर आए हैं कि रिएक्शंस जब हमें चीज़ें दी होती हैं तो हम स्टोइशियोमेट्री को कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो मोल से फाइंड आउट करना है। देखो मैम मोल से कराएंगी, अगर आप मास से या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। परफेक्ट। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मुझे मोल्स फाइंड आउट करना है। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे BaCO3 का मोलर मास जानना है। तो वो कैसे आएगा, अगर आप मोलर मास की बात करेंगे तो 137 प्लस आगे देखते हैं कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन होता है 12 प्लस अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 3 इज 48। तो यहाँ 48 आ जाएगा। सॉल्व इसको कर लेते हैं, 8 9 10 और ये 17 का 7 और 1 हो जाएगा, 4 1 5 6 7 8 9। तो यानी कि 197 ग्राम्स पर मोल जो है वो मेरा मोलर मास आ गया है ऑफ BaCO3। तो यानी कि 9.85 डिवाइडेड बाय 197, इसको सॉल्व करते हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो आते हैं हमारे 0.05। अगर आप रिएक्शन को देखेंगे तो क्या BaCO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो BaO और CO2 गैस बन रहा है, क्या ये बैलेंस्ड है, सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं, यस ये बैलेंस्ड है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 1 मोल BaCO3 का जब डिकम्पोज होता है तो 1 मोल CO2 फॉर्म होता है ना। तो अगर 0.05 मोल्स आपके BaCO3 के डिकम्पोज हुए हैं तो कितने मोल्स CO2 के फॉर्म हुए होंगे, उतने ही तो फॉर्म हुए होंगे। यानी कि मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ BaCO3 डिकम्पोज्ड। क्लियर है, यस बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि जो मोल्स ऑफ CO2 आए हैं वो कितने आ गए, 0.05। आपसे पूछा था कि CO2 की वॉल्यूम बता दो, STP कंडीशंस है वो तो इनिशियली आपको बताया गया था, तो मोल्स आपके पास हैं। आपको पता है कि अगर STP कंडीशंस पे हम 1 मोल गैस की बात करते हैं तो वो 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो अगर 0.05 मोल्स हैं तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.05 इंटू 22.4, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ना सॉल्व करने के लिए मुश्किल लगेगा, मैम हम 5 से मल्टीप्लाई करें क्या, ज़रूरी नहीं है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, इजी तरीके समझा करो। देखो एक चीज़ पता है 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है ना। अगर 1/20 की बात करूँ तो वो क्या होगा, 0.05 होगा। क्लियर है, तो 0.05 ही तो आ रहा है, तो क्या मैं इसको 1/20 लिख सकती हूँ इंटू 22.4, बिल्कुल। अब मैं इसको 10 लिख देती हूँ, इसको 11.2 लिख देती हूँ, यानी कि और एक डेसिमल पॉइंट है, यानी कि 1.12 लीटर्स जो है वो आपकी वॉल्यूम ऑफ CO2 आ जाएगी। इजी था, बिल्कुल इजी था। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो अगर ये समझ आया तो एक और क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो परफेक्ट, क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से सुन लो। परफेक्ट, अभी आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सीडाइज एंजाइम इज, चलो मैं लिख देती हूँ, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन अ पेरोक्सीडेज एंजाइम इज 0.5%। क्या बोला जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम जो है एक पेरोक्सीडेज एंजाइम में 0.5% है बाय वेट। सेलेनियम का वेट आपको 78.4, यहाँ पे बाय वेट लिख लो, बाय वेट
सेलेनियम का वेट आपको 78.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन अ पेरोक्सीडेज एंजाइम इज 0.5%, बाय वेट सेलेनियम का वेट 78.4 गिवन है। देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एंजाइम इज, आपको क्या बताना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सीडेज एंजाइम इज 0.5%। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे कंसिडर कर लेती हूँ कि जो भी मेरा एंजाइम है उसका मास जो है ना, लेट अस से कि मास ऑफ एंजाइम जो है वो x है। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में कोई एक एंजाइम है, उस एंजाइम के अंदर सेलेनियम प्रेजेंट है और आपको उस सेलेनियम का परसेंटेज बाय वेट बताया हुआ है। यानी कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मान लो मेरे पास CO2 है, ठीक है। CO2 में मेरे को बोला गया है कि कार्बन जो है उसका लेटर से कुछ 0.5% प्रेजेंट है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप ऐसे कहोगे ना कि जो भी इसका टोटल वेट है ना, इस CO2 के टोटल वेट का 0.5% कार्बन प्रेजेंट है। सेम वही चीज यहां बोल रहे हैं कि जो भी एंजाइम है आपका, उसका तो टोटल वेट आप x कंसिडर कर लो, उस x का 0.5% सेलेनियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो बताओ कि क्या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है एंजाइम का। देखो यार, एंजाइम है, एंजाइम के अंदर सेलेनियम प्रेजेंट है, तो कम से कम एक सेलेनियम तो प्रेजेंट होगा। हो सकता है 2, 3, 4 कितने भी प्रेजेंट हो, लेकिन हमसे मिनिमम पूछा है, तो कम से कम एक सेलेनियम तो होगा ना। हाँ यार, जब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हम ऐसे किसी भी, मान लो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखा, तो मैं कभी ऐसे लिख सकती हूँ कि कार्बन हाफ है, नहीं, कम से कम तो एक होता है ना कार्बन। यस, सेम उसी तरह से अगर आप सेलेनियम की बात करोगे तो कम से कम एक सेलेनियम तो प्रेजेंट होगा। अगर एक सेलेनियम प्रेजेंट होगा तो यानी कि 0.5/100 ऑफ x, ये क्या है, ये परसेंटेज बाय वेट ऑफ सेलेनियम है। तो इसको कम से कम सेलेनियम के वेट दैट इज 78.4 के तो इक्वल होना ही चाहिए, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। सारे पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक सेलेनियम तो होगा ना, उससे ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। इसलिए मैक्सिमम हम नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम हम बता सकते हैं। ये क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो फिर से समझो। उसने बोला कि भाई सेलेनियम का परसेंटेज किसी भी मॉलिक्यूलर वेट के अंदर 0.5% है। तो भाई ये बताओ कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये जो एंजाइम है उसका मिनिमम वेट कितना हो सकता है। तो मिनिमम वेट तो भाई उसका इतना ही हो सकता है कि कम से कम एक सेलेनियम तो प्रेजेंट होगा, आधा तो नहीं हो सकता, नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा कि जो उसका टोटल वेट है उसका 0.5/100 एक सेलेनियम के वेट के इक्वल हो जाए, और यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो चलो यहाँ से अगर हम x फाइंड आउट करेंगे तो 78.4 इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.5 हो जाएगा। 0 इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 784 इंटू 10 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 4 to 8 हो जाएगा, 8 to 16, 14, 15। तो 15680 जो है वो आपका मिनिमम वेट आ गया उस पेरोक्सीडेज एंजाइम का। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? परफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे स्टार्ट करते हो तो पहले बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, फिर थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं और फिर बहुत हाई लेवल। तो अभी हम फर्स्ट बेसिक क्वेश्चंस किए हमने फॉर्मूलाज के थ्रू, अब हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, मीडियम लेवल है, उसके बाद हम और ज़्यादा हाई लेवल पे जाएंगे, राइट। लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक को हर एक पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर समझने की ज़रूरत है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट एयर कंटेन्स 20% O2। चलो इसे रेज कर देते हैं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट एयर है जो कंटेन करती है 20% O2, कंटेन्स 20% O2। एयर है जिसमें 20% O2 प्रेजेंट है, ठीक है।
बाय वॉल्यूम हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। अब ये जो 20% बाय वॉल्यूम, ये बाय वॉल्यूम है, ये ध्यान से देख लो। तो एयर कंटेन्स 20% O2 बाय वॉल्यूम, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, आपसे पूछा गया है कि कितना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, फॉर ऑक्सीडेशन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर will be required for oxidation of 100 centimeter cube of 100 centimeter cube of acetylene, चलो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, दैट एयर जो है वो कंटेन करती है 20% O2, यानी कि मेरे पास में कुछ एयर है, इसका 20% जो है वो O2 है, पूरी एयर है उसका 20% O2 है बाय वॉल्यूम, ठीक है। हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, कितना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ये पूरा एयर विल बी रिक्वायर्ड होगा फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन। नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा वो ये आएगा, मैम एसिटाइलिन क्या होता है। एसिटाइलिन होता है भाई C2H2, दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड CHH। ये अभी तो मैम ने बता दिया, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर कोई नहीं बताएगा, फिर यू नीड टू नो, राइट, परफेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप O2 की बात कर रहे हैं तो कोई भी हाइड्रोकार्बन O2 के साथ कंबशन करता है तो क्या बनता है, जैसे C2 है, H2 है, वो जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 और H2O फॉर्म होता है, ठीक है। और जैसे ही हम रिएक्शन को देखते हैं, हम मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो हम बैलेंस करेंगे, तो हम इसे बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे ये है तो यहाँ 2 हो जाएगा, H2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो ओके बैलेंस हुआ कि गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि H2 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हो गया, परफेक्ट। अगर O2 की बात करें तो यहाँ पे 2 2 4 और 5 हो गया, तो ये 5/2 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है, अभी तक तो समझ आ रहा है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, एसटीपी कंडीशंस आपको बोला गया होगा 20% रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो बेसिकली वो आपको एसटीपी कंडीशंस पे बोला है, दैट इज यहाँ पर आपका सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, दैट अगर इसका 1 मोल वॉल्यूम रिएक्ट करता है तो इसका 5/2 वॉल्यूम रिएक्ट करता है ना, ओके। तो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका 5/2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, परफेक्ट। अगर इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, अगर इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है तो O2 का कितना रिएक्ट करेगा, 5/2 इंटू 100 रिएक्ट करेगा। जब इसकी एक वॉल्यूम तो इसकी 5/2, अगर इसकी 2 तो इसकी 5/2 इंटू 2, इसकी 3 तो इसकी 5/2 इंटू 3, तो अगर इसकी 100 तो इसकी 5/2 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50, तो यानी कि 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो O2 की वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होती है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H2 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि ये 250 सेंटीमीटर क्यूब, ना ना ना, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, वो आपसे एयर के बारे में पूछ रहा है, O2 के बारे में नहीं पूछ रहा। मतलब अभी भी क्वेश्चन आधा हुआ है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को अपना करेक्ट आंसर बोल देंगे अभी तक, और ऑप्शन में ना 250 भी होगा। जब क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में ये भी होगा और हम जल्दबाजी में टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी तक मेरे को ये पता चल गया कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मुझे एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे एयर कितना चाहिए। अब मुझे ये पता है कि एयर का सिर्फ 20% ही O2 होता है, तो लेट अस से लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इज x, ठीक है। अगर x वॉल्यूम ऑफ एयर हमें चाहिए तो इसका 20% O2 होता है, यानी कि 20/100 ऑफ x, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमने अभी O2 की वॉल्यूम निकाली है, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 250। क्लियर है, तो यहाँ से हमें हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ये 5 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 250 विच इज इक्वल टू 0, 5 5 25, 5 2 5 2 10, 5 2 10 11 12, तो 1250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी, तब जाकर आपकी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन का कंबशन होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अप्रोच देखो, कॉन्सेप्ट को समझो और ध्यान से सुनो, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट पेशेंस। आपको बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को करना है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा कि बिल्कुल करेक्ट लास्ट पॉइंट तक आकर आप गलत ऑप्शन टिक कर दोगे, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपके ऑप्शन में 250 भी होगा और आपके ऑप्शन में 1250 भी होगा, और आप क्या करोगे, आप इसे टिक कर कराओगे। क्वेश्चन किया, मेहनत की, सब किया, लेकिन फिर भी आंसर गलत किया, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। परफेक्ट, क्वेश्चन समझ आया? वेरी गुड। अगर ये समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो लिख लो क्वेश्चन को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO एट STP, इरेज कर देती हूँ मैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO एट STP required to react. Find volume of CO at STP required to react. Find the volume of CO at STP required to react 0.25 moles of ferric oxide, 0.25 moles of ferric oxide, 0.25 moles of ferric oxide as per given equation. As per given equation. Equation देख लेते हैं, as per given equation. ठीक है, इक्वेशन क्या है, Fe2O3 प्लस CO आपको देता है Fe प्लस CO2। ठीक है, अब अगर हम इसे बैलेंस करें तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। बैलेंस्ड है, देख लेते हैं। 3 प्लस 3 6, 3 2 6, 3 कार्बन 3 कार्बन, यस। तो अब हमारी रिएक्शन जो है वो यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO। आपको इस CO की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। STP कंडीशंस गिवन है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 0.25 मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो ये आपको 0.25 मोल्स गिवन है फेरिक ऑक्साइड के। अभी आपको फेरिक ऑक्साइड गिवन है, रिएक्शन गिवन है, मे बी जब आप पूरी 12th पढ़ लेंगे, 12th तक पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये रिएक्शन भी ना दी हो, तो इसलिए आपको रिएक्शंस आनी चाहिए, राइट? लेकिन वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब आएगा एज पर दी गिवन इक्वेशन। तो हमें वॉल्यूम बतानी है, तो अगर आप देखेंगे तो जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो CO के 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं। तो यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, दैट मोल्स ऑफ CO रिएक्टेड इज ऑलवेज इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3। अगर आप Fe2O3 के मोल्स देखेंगे तो 0.25 आपको गिवन है, तो यानी कि 3 इंटू 0.25। परफेक्ट। 0.25 को क्या मैं 1/4 लिख सकती हूँ? लिख दो मैम, परफेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1/4। तो ये तो मेरे CO के मोल्स आए, मुझे तो वॉल्यूम पूछा ना, STP कंडीशंस है, तो वॉल्यूम ऑफ CO क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इंटू 22.4 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 इंटू 1/4 इंटू 22.4, दिस इज इक्वल टू 5.6, जिसको मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18, 8 और 1 5 3 15 और 1 16 और एक के बाद डेसिमल पॉइंट, तो 16.8 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो आपकी आ रही है ऑफ CO, राइट? तो इस तरह से हम स्टोइकियोमेट्री को यूज कर कर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट। तो हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है और फिर आगे सॉल्व करना है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज